अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहैसियत कौम हमारा ये अज़्म है कि हमने कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है और अपने घरों में रहते हुए इसका मुकाबला करना है और इससे बचना है। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की जब पाकिस्तान में जैसे ही सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा, हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कुछ इकदाम किए गए और उन इकदाम के हमने देखा कि खासे तसल्ली बख्श जो हैं वो नताइज वो भी देखने को हमें मिल रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वक्तन फ़वक्तन आगाही देते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, मजीद हुकूमत की इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी है। कल भी जब उन्होंने इजहार ख्याल किया कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के नौजवानों से, तो उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश है कि कारोबार ज़िंदगी को खोला जाए, हम इसको खोलना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ SOPs भी हैं, कुछ सख्त किस्म की हिदायत भी हैं जो कि हुकूमत की जानिब से जारी की जाएंगी, तो फिर उन हिदायत पर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और अहम बात यासिर वहाँ पर की कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना होगा। कोरोना की जो रोकथाम है उसके साथ साथ जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको भी बहाल करना होगा और इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस की जा रही है, क्योंकि हमारी जो ताजिर कम्युनिटी है वो तो मुतासिर हो ही रही है, बड़ा सनतकार तो मुतासिर हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम अफराद हैं जिनके रोज़गार जो हैं वो इस बात से मुंसलिक हैं कि रोज़ाना उनको उजरत मिलती है और उनके घरों के चूल्हे जलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और इन मुतासरीन के लिए हुकूमत जो है वो इमदाद भी दे रही है। इससे पहले जो प्रोग्राम शुरू किया गया 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए, उसमें उनको इमदाद दी जा रही थी 12,000 रुपये। ये प्रोग्राम अभी तक जारी है, अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से एक और प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है और वो है बेरोजगार अफराद के लिए। अब मुल्क भर में जितने भी बेरोजगार अफराद हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर एक पोर्टल बना दिया गया है। ये अफराद वहाँ पर जाकर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और 12,000 की रकम जो है हुकूमत इनको देगी। साथ ही साथ वबाई मर्ज की पाकिस्तान भर में क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ डॉक्टर से भी हम ओपिनियन लेते हैं। बिल्कुल बात करेंगे जी। और जिस तरह से आपने बात की है, ये तो हुकूमती इक़दाम के हवाले से बात है। खदशा ये है कि 18 मिलियन लोग, 1 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं। इससे खदशा ये है कि इसके साथ साथ जो मामलात हैं कि कारोबार अगर ना खोले गए तो वो लोग जो कि बिल्कुल वल्नरेबल्स हैं वो इससे ज़्यादा अमवात हो सकती हैं कोरोना से। ये वजह है कि कराची में जो ताजिर हैं वो कहते हैं कि हम कोरोना से मर जाए हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। तो इन सारी सूरत हाल को देखा जाए तो वज़ीर आज़म की बात कि हमें बतदरीज लॉकडाउन को ख़त्म करना है और बतदरीज इंडस्ट्रीज़ को फाल करना है। और लेकिन कोविड-19 का एक चैलेंज है हमारे सामने। इस चैलेंज से कैसे नबर्द-आज़मा हुआ जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं डॉक्टर जवाद असगर साहब, CEO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटर्स। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया मुझे। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, सबसे पहले हम कोविड-19 के हवाले से बात कर लेते हैं। जो भी ट्रेंड्स या ट्रेजेक्ट्री देखने में मिल रही है पाकिस्तान में, ये तो बहुत इंक्रीज की तरफ जा रही है। दिन ब दिन जो नंबर्स हैं उसमें होशरुबा इजाफा हो रहा है। अब बात में मैं देख रहा था पहले कोई 1.78 के करीब % के करीब था, अब ये 2.2 या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा % पे चला गया है। हाउ यू सी के आने वाले दिनों में हम कितना फोर्सी कर सकते हैं, कितना खदशा हो सकता है हमें मज़ीद नंबर्स का, बात का, और उसकी जो वजूहात हैं आप क्या देखते हैं कि क्या वजूहात सामने आ सकती हैं? या हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं ये वजह हो सकती है, या उसके साथ लोग जो हैं वो बिल्कुल अब इग्नोरेंट हो चुके हैं, उन्हें एहतियात या सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी अपना नहीं रहे? जी नहीं, आपके सवाल सारे ही बहुत अहम हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसकी कोरोना वायरस की पाकिस्तान के अंदर, उनकी क्या सिचुएशन है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस वक्त तक हमारे टेस्ट गो के हमने काफ़ी बढ़ाए हैं। इस वक्त 2 लाख से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनको मज़ीद कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब हम इन टेस्टों को बढ़ाएंगे तो शुरू में हमें कम ज़्यादा केसेस मिलेंगे। हमें हो सकता है दिन के 2,000-3,000 केसेस भी मिले अगर हम 20,000-30,000 रोज़ाना टेस्टों पे जाएं। लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप टेस्ट करेंगे आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा हेल्थ का जो प्रोग्राम है, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किन एरियाज के अंदर हमें ये ज्यादा प्रॉब्लम है। और जब उनको पता लगेगा कि किन एरिया के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनकी जो इंटरवेंशंस हैं वो उधर फोकस होंगे निस्बतन अब के जो एक बड़ी जनरलाइज किस्म की हैं। तो ये जो टेस्ट बढ़ाने हैं हमने,
जब टेस्ट बढ़ाएंगे नंबर बढ़ेंगे, लेकिन नंबर बढ़ने का कभी ये मतलब नहीं होता कि बीमारी बढ़ रही है। सिर्फ हमें बीमारी का जितनी फैली हुई है उसका पता लग रहा है। तो इन दोनों चीजों का फर्क है और हमें ये मलहूज़ हाथ रखना चाहिए। और ये सिर्फ पैंडेमिक के अंदर नहीं या इस कोरोना वायरस के अंदर नहीं, कोई भी आउटब्रेक हो उसके अंदर ये बड़ा जरूरी होता है। इवन मैं आपको इस्लामाबाद की डेंगू की आउटब्रेक की मिसाल देता हूं, और पिछले साल की जब बहुत बड़ी हुई, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि उन्होंने केसेस छुपाने नहीं और ज्यादा से ज्यादा का पता कराना है, तो इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर हमें रोजाना के 800 से ज्यादा केसेस मिल रहे थे। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि 10 से 12 दिन के अंदर हम जो गवर्नमेंट थी उसने इसको नीचे करना शुरू कर दिया। तो ये पहला स्टेप है, ज्यादा टेस्टिंग। दूसरा नंबर कि हमें जैसा ही पता लगे ताकि जो हमारे वसाइल हैं वो इफेक्टिवली यूज हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त बात की कि ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द हमारे सामने एक डाटा आ सके कि कितने लोग इससे मुतासिर हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए ये भी हम बात करेंगे कि 486 अब तक अमवात हो चुकी हैं, 21,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मुल्क भर में इससे अभी तक मुतासिर हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर डॉक्टर साहब इसमें यह भी है कि बाहर से जो लोग इस वक्त वतन वापस लौट रहे हैं, मुख्तलिफ हम देखते हैं कि फ्लाइट्स आ रही हैं, वो यकीनन अपने साथ कोरोना वायरस को भी लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इससे मुतासिर होते हैं। तो पाकिस्तान में जो हम देखते हैं कि करंतना करने के इंतजामात हैं वो कितने तसल्ली बख्श हैं, इस सिलसिले में हमारी जो हिकमत अमली है वो क्या होनी चाहिए? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तो हमारे केसेस जो आए शुरू में वो ज्यादा बाहर से आए और उसकी वजह से यहाँ तो कुछ फैला भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आने थे क्योंकि पूरी दुनिया में केसेस इस वक्त 200 से ज्यादा ममालिक के अंदर केसेस मौजूद हैं। तो आप रोक नहीं सकते थे, इस बीमारी ने फैलना था। अब ये है कि करंतना अगर हमने बनाने हैं, अगर हमने लोगों को करंतना में रखना है तो उनको सही उनकी सफाई का इंतजाम रखना चाहिए, उधर जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर मिलनी चाहिए और बड़ी जगहों पे ज्यादा लोगों के गिरोह नहीं रखने चाहिए, हमें उनको छोटे ग्रुपों में डिवाइड करके रखना चाहिए। सो करंतना बनाना सिर्फ ऑन इट्स ओन मकसद नहीं है, उसको प्रॉपरली बनाना और उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ऐसे हम इस बीमारी पे कंट्रोल करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा हम बात कर लेते हैं 1918 की बात की जा रही है कि उसके बाद ये दुनिया में इकोनॉमिकली भी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे सख्त टाइम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। उस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 1.34 बिलियन थी और अमवात जो उससे हुई वो 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान हुई। दुनिया ने उसके बाद बहुत तरक्की कर ली, IT के अंदर, मेडिकल के अंदर, बाकी सब के अंदर। दुनिया अपने आप को एक ग्लोबल पेंडेमिक के लिए क्यों तैयार नहीं कर सकी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि मैं उस शोबे से हूं, मेरा काम ही पैंडेमिक्स और आउटब्रेक्स के ऊपर है और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जैसे जितने भी जो लोग इस शोबे में काम कर रहे थे पिछले 15-20 साल से चीख के दुनिया की हुकूमतों को बता रहे थे कि ये पैंडेमिक इस तरह की आ जाएगी, हम उसके लिए तैयार नहीं है। और मेरा एक्चुअली दिसंबर 2019 में ही एक जॉन हॉपकिंस के रिसाले में, जो मेडिकल का रिसाला है, उसके अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ जिसके अंदर हमने यही बातें की थी कि ये बड़ा मुमकिन है कि जो आबादी बढ़ रही है, जो हमारी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ रही है दुनिया के साथ, तो ये बड़ा ज्यादा अहम हो गया है कि एक बीमारी अगर किसी दूर अफ्तादा शहर में या गांव में भी फैलती है तो वो चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। 30,000 से ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स चलती थी कोविड-19 से पहले, इस आउटब्रेक से पहले। ठीक। तो ये हम एक मेल्टिंग पॉट बन गई हुई थी ये दुनिया सारी। जब मेल्टिंग पॉट बन जाती है तो ये बड़ा चांस होता है इसको फैलने का। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया की किसी भी हुकूमत ने इसको तवज्जो उस तरह नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। जो इसका खर्चा होना था वो $4 अरब सालाना का खर्चा होना था पूरी दुनिया के लेवल पे। अब आपके सामने है कि अमेरिका कोई $10 ट्रिलियन खर्च कर रहा है, चाइना कई ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह होकर रह गई हुई हैं और पूरी दुनिया का ये हाल है। लेकिन जब वो जो कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के किसी भी जगह किसी भी हुकूमत अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उस वक्त से इसी से कनेक्टेड एक सवाल जो है वो आपसे पूछना चाहूंगा। एपिडेमोलॉजिस्ट का बड़ा रोल होता है, बड़ा किरदार होता है, और द पीरियड ऑफ टाइम डोंट यू सी कि ये रोल जो है वो इरोड हो चुका है और इस रोल
को कई और रोल्स ने बाईपास कर लिया है। और अगर ये सही तरह से काम कर रहे होते, ये करते आज, तो हमें इतनी बड़ी तादाद में ये वबा, इसका फैलाव ना देखने को मिलता जितना मिल रहा है। नहीं, ये आपके अगेन, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बड़े, और मैं पिछले को 2 महीने से चैनलों पे आ रहा हूं, इतने पर्टिनेंट सवाल किसी ने नहीं किए। शुक्रिया। आपकी बात ये सही है कि इस पैंडेमिक के अंदर हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट फ्रंट पे नहीं नजर आ रहे, और उसकी कई बुनियादी वजह होती थी। शुरू में तो ये होता था कि हमारे जैसे मुल्कों में जो हुक्मरान होते हैं उनका फर्स्ट कांटेक्ट जो होता है वो अपने क्लिनिशियन के साथ होता है, वही जो उनका कार्डियोलॉजिस्ट है, वही उनका जो फिजिशियन है। और मैं भी क्योंकि एक फिजिशियन था तो मुझे पता है कि आज भी 20 साल बाद भी जो मेरे पुराने मरीज हैं, वो बेशक हुकूमत में हो, बड़े ओहदे पे हो, वो किस तरह मेरे राय सुनना चाहते हैं और लेना चाहते हैं फॉर मेडिकल रीजंस। तो वो जब ये हुक्मरान जब बन जाते हैं आम चीजों पे, तो हेल्थ का कोई भी मसला आता है तो उनका जो पहला आदमी होता है जिससे राब्ता कायम करते हैं वो उनका फिजिशियन होता है। और यही हमने देखा है कि पिछले अदवार के अंदर, हुकूमतों के अदवार के अंदर, जब भी पाकिस्तान में बड़ी आउटब्रेक आई है तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ के लोगों से नहीं पूछा, उनको फ्रंट पे नहीं लाए। कोई कार्डियोलॉजिस्ट को ले आया है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को ले आया है, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट को ले आया है। लेकिन मैं लोगों को समझाने की ये कोशिश कर रहा था काफी अरसे से कि देखिए, आपके जानने वाले कोई न्यूरो सर्जन है, बेहतरीन, दुनिया के माने हुए हैं, लेकिन जब आपको दांत का दर्द होता है तो क्या आप अपने न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं या आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाते हैं? तो वहां तो आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाते हैं। लेकिन जब पब्लिक हेल्थ का इशू होता है या एपिडेमिक का इशू होता है तो फिर आप एपिडेमियोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं आते? इस वजह से जो पाकिस्तान के हवाले से बात करूं कि मोस्टली जो हमारे पब्लिक हेल्थ के लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क छोड़ते गए, और उसके बाद एक वैक्यूम पैदा हो गया हुआ है मुल्क के अंदर, जिसके अंदर आपके पास अच्छे, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं आ सके। अब आप अगर ये देखिए कि डॉक्टर जफर मिर्जा हैं, वो पाकिस्तान के ही एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है ना, जो दुनिया में WHO में गए। मैं पाकिस्तान का एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट था जो USCDC के अंदर काम करता रहा, लंदन स्कूल में एज ए फैकल्टी रहा और बहुत सारी जगहों में। लेकिन सारे जो लोग थे पब्लिक हेल्थ के, उनको काम मिलते रहे, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें अनफॉर्चुनेटली ये मसला हुआ। अब दूसरा जो, अब ग्लोबल में क्यों नहीं है, दूसरा आपका उसका पहलू ये है कि तो ग्लोबल में क्यों नहीं हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट नजर आ रहे? उसकी एक वजह है कि जब ये आउटब्रेक शुरू हुई है पैंडेमिक, तो हर एक से यही पूछा गया कि आप ये हमें प्रोजेक्ट करके बताएं कि कितने लाख करोड़ लोग इससे बीमार होंगे। एपिडेमियोलॉजिस्ट तमाम दुनिया के लोगों ने कहा कि इस तरह एक नई बीमारी की प्रोजेक्शन नहीं होती। तो उनकी वैक्यूम वो जगह थी, लेकिन डिसीजन मेकर ये आंसर चाहते थे कि हमें कोई प्रिसाइजली बताए। तो आपको डिजीज मॉडलर्स फ्रंट पे आ गए। इंग्लैंड के अंदर भी ये हुआ, अमेरिका के अंदर भी हुआ। अब मॉडलर्स ने, और मॉडलर्स की बैकग्राउंड क्या होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मैथ होती है, मैथमेटिक्स होते हैं, और उसके ऊपर वो इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इन इक्वेशंस का ये होता है कि इसके अंदर मैथ का नंबर नहीं होता, इधर एक ह्यूमन बायोलॉजी होती है या एक माइक्रोबायोलॉजी होती है जो चेंज करती रहती है ह्यूमन नेचर की तरह। इस वजह से आप देख लीजिए, जो इंपीरियल कॉलेज है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉडलिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बनाए हुए मॉडल सारे गलत साबित हुए। उसने पहले 5.5 लाख की अमवात कही इंग्लैंड के अंदर, फिर 20,000 की कही, फिर कहा 20,000 के से 1.5 लाख। दुनिया का इसके अलावा जो सबसे बड़ा IHME है अदारा अमेरिका का, उसने भी पहले 1.5 से 2.5 लाख अमेरिका के लिए अमवात का कहा, फिर उसने दूसरा अपना रिवाइज किया और 60,000 कहा, और आज ही उसने फिर तीसरी दफा रिवाइज किया कि जी ये 70,000, 1 लाख तक अब अमवात अमेरिका के अंदर जाएंगी। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग जो थे एपिडेमियोलॉजिस्ट, हमने समझाने की कोशिश जरूर की कि इस तरह की प्रोजेक्शंस ना लीजिए, इसका ये रिलायबल नहीं है। लेकिन डिसीजन मेकर्स की भी अपनी जरूरत थी कि प्लानिंग की वजह से, तो उन्होंने रिलाई किया इस दफा डिजीज मॉडलर्स के ऊपर। तो इस वजह से आपको फ्रंट पे नहीं नजर आ रहे। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में बहुत सारा इसका पैंडेमिक का, कोविड-19 का जो लोग फ्रंट पे कर रहे हैं मिड रेंज के अंदर, वो एपिडेमियोलॉजिस्ट ही हैं, वो फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ही मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेन हुए हैं फील्ड एपिडेमियोलॉजी एंड लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान के थ्रू, और तकरीबन 200-250 ये पाकिस्तान के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के पास इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि इन तमाम काविशों को यकजा किया जाए, और ये जो डॉक्टर्स मौजूद हैं इनकी सलाहियतों से फायदा उठाते हुए हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसको इम्प्रूव किया जाए,
ताकि ऐसी वबाई अमराज से हम आगे जाकर अगर मुस्तकबिल में दरपेश होती हैं तो उससे हम मौसर तरीके से निमट सके। डॉक्टर साहब, दो अहम चीज़ें हैं जिस पर मैं चाहूँगी कि आप रिस्पॉन्ड करें। एक तो ये है कि यूरोप भर में हम देखते हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, वहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, हज़ारों की तादाद में हलाकतें हुई हैं, लेकिन अब वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी भी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं डॉक्टर्स की राय तो वो हमें थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि लॉकडाउन अभी मज़ीद सख्त होना चाहिए क्योंकि 2 से 3 महीने जो है वो पाकिस्तान के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। ताजिर बरादरी का प्रेशर अपनी जगह पर मौजूद है। अब एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है कि लोगों को इस वबाई मरज से भी बचाया जा सके, मईशत का पहिया भी रवा दवा रखा जा सके? क्या SOPs होने चाहिए आपके ख्याल में? हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप जी सख्ती के साथ लॉकडाउन कर दें तो आप बीमारी पे काफी हद तक काबू पा लेंगे। लेकिन ये उसी तरह का इशू है जब एज ए क्लिनिशियन मेरे पास कोई मरीज आता था और एक इफेक्टिव दवाई मौजूद है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि वो खरीद नहीं सकता। और हमारे डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पे ये डिसीजन मेकिंग करते हैं कि एक इसको अगर ये महंगी तरीन दवाई दे जिसको ये खरीद ही नहीं सकता तो उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि उसने दवाई वो लेनी नहीं है। तो उसकी बजाय हम सेकंड पे जो कम इफेक्टिव होती है लेकिन एक ऐसी दवाई जिसको वो इस्तेमाल उसको खरीद सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ के अंदर एक मेजर है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और इस वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता कि आपका जो मेजॉरिटी का तबका है पाकिस्तान के लोगों का, वो तो डेली वेज अर्नर है, वो रोजाना की दिहाड़ी लगाता है और उसके बाद घर में खाना लेके जाता है। हम लोग डॉक्टर्स अपनी जगह सही कह रहे हैं कि इससे बीमारी पे कंट्रोल होगा, लेकिन दूसरा पहलू उसका भी है कि जिसने अपने 5-6 बच्चों को रात को दिन को कमाना है और रात को खाना लेके जाना है। आप कभी दुकानों पे जाके तो देखिए, हम लोग उन दुकानों पे जाते नहीं है जहां से गरीब सामान खरीदते हैं। वहां पे आपको हर चीज का डेली पैक मिलेगा। आपको चाय का 20 रुपए की पत्ती का लैदा पैकेट मिलेगा, आपको 10 रुपए का मसाले का पैकेट मिलेगा, आपको डबल रोटी के 2 टोस्ट का पैक मिलेगा, क्योंकि पूरी डबल रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो भी डिसीजन मेकर है उसका ये काम है कि वो पूरे हालात के सामने रखे, और अगर इतनी इफेक्टिव चीज को हम एज ए कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते तो सेकंड अल्टरनेट लेकर आए। सेकंड अल्टरनेट पे मैं जी सेकंड अल्टरनेट यही है कि आप रिलैक्सेशंस दें, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन दें। आप टेस्टिंग बढ़ाएं, आपको पता लगे कि कोई फिर तो दोबारा स्पाइक तो नहीं आ रही। तो ये अगर आपने साथ इसके साथ अच्छी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की तो आप रिलैक्सेशंस दे सकते हैं। और मेरे हेल्थ से बिल्कुल दुरुस्त कहा डॉक्टर साहब आपने कि रिलैक्सेशन दी जा सकती है। बात आप कर रहे थे टेस्टिंग की, और इससे पहले टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से भी आप हमें बता रहे थे। एक चीज जो देखने में आ रही है और मीडिया में रिपोर्ट भी हो रही है और बहुत से लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, वो ये है कि टेस्टिंग तो हो रही है, अगर कोई शख्स जिसमें कोरोना पॉजिटिव आता है वो अपना टेस्ट फिर किसी दूसरी लैब से कराता है तो उसमें वो नेगेटिव आता है, तो आपके ख्याल में इसकी क्या रीजन हो सकती है? जी, ये एक तो मेरा अपना ख्याल है कि PCR टेस्ट काफी रिलायबल हैं जो इस वक्त जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज के अंदर हो रही हैं, और उसके अंदर अगर एक ही वक्त में आदमी ने टेस्ट कराया है मुख्तलिफ 2 लैब से, तो असूली तौर पे उसका एक ही रिजल्ट आना चाहिए। बाज़ दफ़ा लैब एरर्स हो जाती हैं और इस वजह से है। लेकिन बाज़ जगहों पे लोग गो की इजाज़त तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक दूसरा टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन अभी उसकी रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं। और अगर वो किसी छोटी मोटी लैब से वो एंटीबॉडी वाला टेस्ट करा रहे हैं और दूसरी लैब से उनको फर्क रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो PCR बेस्ड टेस्ट है वो मेजॉरिटी ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये भी होम आइसोलेशन का और क्वारंटीन सेंटर्स इनका मामला सामने आ रहा है, और कुछ फैमिलीज हैं बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं कि फोर्सफुली उन्हें लेके जाया जाता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी ये चीज़ है। डेटा या एनालिसिस क्या कहता है कि ज़्यादा इफेक्टिव अब तक क्या रहा है? हाउस आइसोलेशन रही है, होम क्वारंटीन रही है, या फिर जो क्वारंटीन सेंटर्स में लेके जाया जाता है वो रही है? रिकवरी रेट किसका ज़्यादा अच्छा है?
देखिए, इस पूरे चीज को आपको तनाजुर में, अपने पाकिस्तान के तनाजुर में देखना पड़ेगा। अगर आपके क्वारंटीन सेंटर उस तरह के हैं जिस तरह के हम टेलीविजन पे देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होम आइसोलेशन इज मच बेटर वे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्चुअली इस बात पे अपनी पोजीशन ले ली है कि अगर घर पे जगह है जिसपे आप होम आइसोलेट कर सकते हैं, तो आपको घर पे आइसोलेट कर लेना मेरे ख्याल से बेहतर है। ये, और अगर आपकी क्वारंटीन बहुत आला है और जिसके अंदर आपने फुल्ली सिक्योर किया हुआ सिस्टम, क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं, तो देन वो जाहिर है कि बेहतर होगी। लेकिन जो हमारा सिनेरियो है, और उसके अंदर अब फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी दे दी हुई है कि अगर घर पे जगह हो होम आइसोलेशन की और ये इंतजाम हो सकता हो, तो घर में होम आइसोलेशन बेहतर है। अगेन इसके अंदर एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू भी है, क्योंकि आपने भी देखे होंगे कि डॉक्टर्स, अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है, उसकी फैमिलीज हुई हैं, तो उन सबको जबरदस्ती उठा के उनके घरों से मुख्तलिफ जगहों पे क्वारंटीन कर दिया गया। और इसमें पंजाब में तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को फिर इंटरवीन करके एटलीस्ट उनको इकट्ठे एक जगह पे करना पड़ा था। तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स हैं या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं और घर में उनके मुनासिब जगह है आइसोलेशन की, तो वो गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से ये भी एक बेहतर तरीका है हमारे हालात के तनाजुर में, और हमें इस पे काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जवाद असगर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल के साथ आपने बताया कि दुनिया में इस वक्त टेंडेंसी ट्रेंड्स क्या हैं और दुनिया को क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे होम आइसोलेशन के हवाले से आपने बात जो की है वो बड़ी इफेक्टिवली, कि मैं अमेरिका में एक स्टडी पढ़ रहा था, उसके अंदर ज़्यादा इफेक्टिव ये है कि आप घरों के अंदर रहें। वंस अगेन डॉक्टर जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, मैं बताया जा रहा है कि अगले गेस्ट भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर आसिम हबीब, रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में बढ़ना शुरू हो गए हैं, साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमने मदद का सिलसिला, रिलीफ का सिलसिला रोकना नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं आप मुखैर हजरात जो इस वक्त कर रहे हैं, और इस वक्त हम में से हर एक शख्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? शुक्रिया आपका। और देखिए, ये एक वबा जो पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसमें सभी तबकात की और सभी अफराद की जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। जहां मीडिया के लोग जो हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि एहतियाती तदबीरें किस तरह होनी चाहिए और हमें किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, वहाँ दरहकीकत इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को आगाही के इस मामले को बढ़ाना चाहिए। मैंने मुतअद्दिद मकालात पढ़े और आर्टिकल्स में ये महसूस किया कि जापान में भी ये मरज आया था और वहाँ उन्होंने जल्दी से काबू पा लिया दीगर मुल्कों के मुकाबले में। उसका सबसे बड़ा सबब जो है वो ये कि उनका निज़ाम तालीम और उनका पूरा का पूरा सोशल जो सिस्टम है उसमें एजुकेट किया जाता है पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक के तलबा को, और उसमें बाजारों में चलने के तरीके, घरों में रहने के तरीके, मार्केटों में आने जाने के तरीके, चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करने के बाद उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे महफूज किया जा सकता है, जिंदगी गुजारने के वो बुनियादी सलीके जो हर महज़्ज़ब माशरे को सीखने चाहिए, उन्होंने इसे निसाब तालीम का हिस्सा सिर्फ नहीं बनाया बल्कि निसाब तालीम के साथ साथ उसे एक प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा बना दिया। तो उनके लिए बहुत आसान हो गया कि जब उनकी हुकूमत की तरफ से कोई एक अपील आती है तो सब लोग उसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लाजमी करार दे देते हैं। ठीक है। काश कि हमारे यहाँ मसाजिद के उलमा जो हैं वो लोगों को बजाय इसके कि ये बताएं कि फलां जहन्नम में जाएगा या नहीं जाएगा और फलां के लिए जन्नत है या नहीं है, लोगों को इस दुनिया में जीने का सलीका बताते और उन्हें बताते कि किस तरह एक दूसरे के साथ हमदर्दी की जा सकती है और एक दूसरे की मुश्किल में उनके काम आया जा सकता है। यही वजह है कि हमें दीगर अंबिया के जमानों से लेकर, देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत हमें पैगाम मिलता है कुरान मजीद में, उसकी तफसीरों में, कि जब वहां पर कहत पड़ा तो बाकायदा ये तय किया गया कि ज्यादा काम करना है और कम इस्तेमाल करना है। लोगों ने अनाज महफूज किया, जो 2 रोटियां खाया करता था वो 1 रोटी पे पहुंच गया, और फिर बाकायदा हुकूमत, उलमा, मजहबी पेशवा, दीगर जो सोशल
हवाले से लोगों की मदद करने वाले थे, वो सब इसका हिस्सा बनना शुरू हो गए। ठीक। और कुछ ही अरसे में उन्होंने इस मुश्किल पर काबू पा लिया। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा इस बात की तालीम दी है कि 5 आदमियों का खाना, 4 आदमियों का खाना 5 के लिए काफी है, 3 का 4 को काफी है, 2 का 3 को काफी है। और फिर ये भी कि जिस शख्स ने दूसरे को खिलाया, दर हकीकत वो अपने रिस्क में इजाफे का जरिया बन रहा है। बरकतों की बेशुमार बातें बताई गई हैं। तो इसलिए आपका ये जो सवाल है या आपकी तरफ तवज्जो है, दर हकीकत ये बहुत जरूरी है कि जितने भी मुखय्यर अफराद हैं उन्हें इसमें डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये जो उम्मत मुसलमान का एक कॉन्सेप्ट है और जिसके अंदर 57 के करीब ममालिक हैं और ये कहा जाता है कि जी कि मुसलमान ममालिक हैं और इन सबको एक ही अपना बयानिया बनाना चाहिए, चाहे वो इस्लामफोबिया के खिलाफ हो, चाहे वो बाकी मामला के खिलाफ हो। क्या वजह है कि एक पेंडेमिक आया जिसके अंदर सऊदी अरब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, इंडोनेशिया, तुर्की और मलेशिया दूसरे मुसलमान ममालिक जो हैं उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे यहाँ एक इससे इख्तलाफ नज़र क्यों आया और ये कहा गया कि हमारे जो हालात हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए तो एक जमीयत का जो कॉन्सेप्ट था, क्या ये अच्छा मौका ना था इस वक्त कि हम उस जमीयत के या इज्तिमाइयत के जो कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम के अंदर मौजूद है उसको फॉलो करते हुए इस पेंडेमिक के हवाले से जो तदाबीर दी गई थी, हिफाजती तदाबीर दी गई, प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए गए थे, उनको अपनाएं? क्योंकि अब ये है कि कुछ लोग जो मसाजिद में जाते हैं, अगरचे वो तवाना हैं, बेहतर हैं और मसाजिद में SOPs 20 पॉइंट एजेंडा भी लेकर आया गया है, लेकिन जब वो वापस आते हैं उनके घर में भी बुजुर्ग होते हैं तो एक खच्चा लाक रहता है। तो इस पे मैं आपकी जो है वो राय लेना चाहूंगा कि इज्तिमाइयत कितनी जरूरी थी इस वक्त जो कि हमें नजर नहीं आई। बदकिस्मती से हम जिसे उम्मत कहते हैं वो उम्मत है नहीं, वो महज एक ख्याल है कि ये उम्मत है, वरना ये मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं जो अपने अपने जजीरों में अपने अपने अंदाज में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सूरत हाल बरसगीर पाकिस्तान में और इसके आसपास के ममालिक में जब देखें तो और ज्यादा मुश्किल इसमें बढ़ जाती है। इसके दीगर असबाब बहुत ज्यादा हैं, जिनमें से एक छोटा सा सबब, अगरचे वो अच्छी बात है लेकिन बाज़ औक़ात उसका नुकसान भी होता है, वो आज़ादी फ़िक्र का अंदाज के जो कम अज कम पाकिस्तान में दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। सऊदी अरब में जब हुकूमत फैसला करती है तो वहां के अवाम उस हुकूमत के फैसले को तकरीबन तस्लीम कर लेती है। यही सूरत हाल दीगर बहुत सारे ममालिक में, ईरान में अगर कोई ऐसा फैसला किया जाता है तो गालिब अक्सरियत उसे अपने लिए बेहतर समझती है। मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमतों को अपना एतमाद लोगों के अंदर बहाल करना चाहिए। और एतमाद ज़ाहिर के तकरीरों से तो नहीं होता, एतमाद बहाल होता है लोगों के रवैयों से और उनके किरदार से। लेकिन अगर हम हर बात में झूठ बोल रहे हों, खुद धोखा दे रहे हों और उसमें इंतहाई पढ़े लिखे लोग, इंतहाई सरमायादार लोग जो हैं वो सब के सब उसमें शरीक हों, तो फिर ज़ाहिर के एतमाद लोगों का वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आए दिन ये बाकायदा सुनता रहता हूँ, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपके तवस्सुस से उन तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ऐसी कई एजेंसीज, कई फर्में, कई मुख्तलिफ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने मुलाजमीन को कम कर दिया है बल्कि उनकी तनख्वाहों को भी कम कर दिया है। हालांकि इस क्रूशल मौके पर तो उन्हें उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए थी और उनके लिए सहूलत फराहम करते हुए कहना चाहिए था कि हम तुम्हारी इस मुसीबत में तुम्हारा साथ देने वाले हैं। लेकिन जब झूठ पर झूठ बोला जाता हो और जरूरतों को खराब किया जाता हो तो फिर यकीनन एतमाद खत्म हो जाता है। ऐसे भी मैंने मरीज देखे, बिल्कुल हमारे पड़ोस में जो है वो एक खातून, उसका इंतकाल चंद रोज पहले हुआ, वो दमे की मरीजा थी, हॉस्पिटल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई और कहा गया कि जनाब सबसे पहले इसका कोरोना टेस्ट करवाओ। और वो दमे की बिल्कुल उस कैफियत में थी कि जिसको फौरी तौर पर ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो ये वाला जो रवैया है, और ये एक नहीं बीसियों इस तरह के रवैये हमें नजर आते हैं। तो अगर पढ़े लिखे अफराद इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे तो यकीनन मसाइल बढ़ेंगे। तो उम्मतों में भी यही मसला है कि हम जिसे उम्मत कहते हैं वो उम्मत है नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से हुकूमतें कायम की गई हैं। काश के इस मुसीबत के मौके पर ये इज्तिमाई जो है वो रवैया हम इख्तियार कर लेते और इस फिक्र को इख्तियार करते हुए बाकी एक उम्मत बनने की कोशिश करते।
डॉक्टर साहब, आपने इज्तिमाई रवैये की बात की, तो इसी से रिलेटेड मेरा सवाल भी इस वक्त है कि इस वक्त तो पूरी दुनिया को कोरोना की वबा का सामना है, एक चैलेंज मुश्तरका तौर पर दरपेश है, लेकिन इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो भी रूनुमा होंगी, नई डायमेंशंस जो है वो तय होंगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो क्या मुस्बत ऐसी चीज़ें हैं जो इस वबा के नतीजे में हम सीख सकते हैं? हमारे तर्ज ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए अब? हमारा ख्याल है कि हमारे मुल्क के जितने भी अच्छे दानिश्वर हैं, मुखलिस हैं अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ, जिसमें उलमा भी हों, डॉक्टर्स भी हों, साइंसदान भी हों, वो मिलकर एक ऐसी हुकूमत की निगरानी में काम करें जिस पर वो अपना एतमाद बहाल करवाएं। क्योंकि आए दिन ऐसी सोशल मीडिया के जरिए से खबरें मिल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक नया आलम जो है और एक नया वर्ल्ड जो है बनाया जा रहा है जिसकी बुनियाद झूठ और फरेब पर है। तो जिसकी बुनियाद झूठ और फरेब पर होगी तो आखिर लोग आपस में एक दूसरे के साथ तबसरा करते हुए इस तरह की बातों को आगे फैलाएंगे और फिर बिलाखिर ये बात आती है यार ये सब झूठ है, छोड़ो इसको, ऐसे खाम के कोरोना का डर जो है वो डाला जा रहा है। क्योंकि आए दिन इस तरह की बाकायदा वीडियोस आ रही है। अगर तो वो वीडियोस गलत हैं तो इसके बारे में बाकायदा उलमा को, साइंसदानों को, माहिरीन को अपनी बहुत ही एक्सपर्ट किस्म की राय और दयानतदाराना बुनियादों पर देनी चाहिए और अगर वो दुरुस्त है तो फिर अपने रवैयों को ठीक करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिम हबीब, मजहबी स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, और उनका ये कहना है कि हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा, झूठ और फरेब को छोड़ना होगा, सच की तरफ जाना होगा, अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों का असर नौ जायज़ा लेना होगा। नाज़रीन, इससे पहले कुछ हम मईशत पर भी बात कर रहे थे और ये तमाम चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म होगा तो ही मईशत जो है वो दोबारा से उसका पहिया रमा दमा हो सकेगा। ताहम इस वक्त हुकूमत की जानिब से ये प्लानिंग की जा रही है कि जो गरीब तबका है, जो रोजाना उजरत पर काम करने वाले लोग हैं, उनके मुश्किलात को, उनके मसाइल को कम किया जा सके। और उनके मसाइल को या सिर्फ तभी कम किया जा सकेगा जब हम में से हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगा, उन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा जो हुकूमत की जानिब से दी गई है, ताकि केसेस की तादाद कम हो। डॉक्टर आसिम हबीब ने बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया कि ऐसे वक्त में भी लोग अपना नफा बढ़ाने के लिए, अपने खर्चे बचाने के लिए लोगों की तनख्वाहें कम कर रहे हैं और लोगों को निकाल रहे हैं। तो इससे ज्यादा गैर इंसानी सुलूक और क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर हमारी ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है ये दिन भर इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस आप देख सकेंगे और उसके बाद फिर से हमारी नशरियात का सिलसिला जारी रहेगा।